हाय फ्रेंड्स, मैं प्रसेनजीत वेस्ट बंगाल से। जैसे आपको पता है, मैं कुछ दिन पहले दिल्ली गया था। एक्चुअली उसका मेन काम था रामपुर में। जैसे एक बीजिंग फार्म का भी अपडेट आपको मिला और सेमी बायोफ्लॉक यूनिट का भी अपडेट मिला वहाँ पे। और ये जो है ये बायोफ्लॉक है। देखिए फ्रेंड्स, आप जो भी पंप लगाइए अच्छे से कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो कच्चा होता है एक बड़ा रोल है, तो उसके लिए भी आपका बहुत ओवरहेड हो सकता है। तो ये जो फार्म दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत सारा आपका बायोफ्लॉक टैंक है, वो आपको सामने दिखाई देगा। तो एक्चुअली ये रेगी फार्म इसने परचेज किया था। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, तो देखिए हार्ड सीड, जैसे यहाँ पे कोई मछली का कल्चर हुआ था और यहाँ पे जो मार्केटेबल साइज है 200 ग्राम का है। तो अगर 200 ग्राम करना है तो आपको 5 महीना का अंदर करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका साथ अगर एक सेमी बायोफ्लॉक यूनिट रहेगा, उसमें 2 महीना मछली रहेगा, तो क्या होगा, वो मछली को लेके बड़ा साइज जो है आपका बायोफ्लॉक टैंक में डालें तो विद इन 3 मंथ वो हार्वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे साल में कम से कम 3 बार हार्वेस्ट हो सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है, सीड आने का बाद अगर हम ग्रेडिंग ना करें एकदम पहले तो बहुत बड़ा इशू हो सकता है। तो कैसे करना है, जैसे मान लीजिए आपने आज सीड लेके आया, सीड लेके आने के बाद ठीक 1 महीना बाद अगर वियतनाम कोई हो तो 1 महीने के बाद आप बड़ा साइज को एक टैंक में कर दीजिए, मीडियम साइज को एक टैंक में कर दीजिए, छोटा साइज को एक टैंक में कर दीजिए, तो हो गया आपका तीनों टैंक में। उसका 1 महीना बाद जो एकदम छोटा साइज था, छोटा साइज में ग्रेडिंग करके जो बड़ा हुआ उसको रखिए, बाकी जो छोटा है उसको फेंक दीजिए। उसके लिए टैंक होल्ड करना, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा करना, फीडिंग कराना कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आपको 30% सीड आपको एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। आपका टैंक होल्ड करके रखेगा और उसका साथ साथ आपका इलेक्ट्रिसिटी खर्चा भी आएगा, सब कुछ होगा। तो बाकी फार्म का अपडेट आपको सामने दिखाई दे रहा है धीरे धीरे। क्योंकि देखिए बायोफ्लॉक हम क्यों कर रहे हैं, अगर बायोफ्लॉक में प्रॉफिट नहीं होगा तो करके फ़ायदा क्या है। इसमें प्रॉफिट नहीं होता है, आपका उतना खर्चा ज़्यादा हो जाता है। इसमें बहुत सारा रीज़न है। नंबर 1, कौन सा मछली में कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कौन सा साइज में कितना प्रोटीन खाना चाहिए, उसी हिसाब से आपको अपडेट करना पड़ेगा। ये नंबर 1 है। नंबर 2, फ्लॉक डेंसिटी कितना रखना पड़ेगा। हर मछली का फ्लॉक डेंसिटी अलग होता है, उससे ज़्यादा होने से इसका ग्रोथ रुक जाता है। जितना ज़्यादा फ्लॉक होगा तो उतना ज़्यादा आपको इरिगेशन पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी भी खर्चा ज़्यादा आएगा। उसका साथ साथ फीडिंग अगर हम टाइमली ना कराएं, मतलब डे और नाइट किस टाइम में इसको फीडिंग कराना है, वो अगर नहीं करेगा तो उसमें भी आपको लॉसेस हो सकता है। टेम्परेचर अप एंड डाउन उसी टाइम में अगर हम इसको मेंटेन ना करें, उसके लिए आपका गिल्ट का प्रॉब्लम आ सकता है। बैंकोमाइसिस, संगोनाइसिस जो फंगल डिजीज है, ये सबको लगता है कोई मछली के लिए उतना डीओ का इशू नहीं है। बट डीओ अगर मेंटेन नहीं होगा तो आपका जो बैक्टीरिया को जो सिस्टम होता है, एमोनिया से आपका NO2, NO3, उसका बाद नाइट्रोजन, देन ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट, देन प्रोटीन सेल, ट्रू प्लांटर, ये जो सर्कल है ये बहुत स्लो हो जाएगा, प्रॉपर काम नहीं करेगा। प्रॉपर काम नहीं करेगा तो आपका वाटर पैरामीटर डिसबैलेंस हो जाएगा, उसके लिए मछली का ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा। और ये जो आपका प्रॉब्लम है तो हर साल आता ही है सर्दी का टाइम में, और ये आपको प्रोवोक्योर फंगिक्योर से इजीली सॉल्व हो जाता है। उसका बाद देखिए, मछली में अगर गिल का प्रॉब्लम आया तो गिल प्रॉब्लम होने से मछली का जितना खाना लेना चाहिए था उतना लेगा नहीं, तो उसमें भी आपका मछली का ग्रोथ कम हो जाएगा। पीएच देखिए, पीएच अगर हम अच्छे से मेंटेन ना करें तो धीरे धीरे क्या होता है, पीएच डाउन की तरफ जाता है। उसका बाद जितना भी आप एक्वालाइन डालो, जो भी डालो, आपका पीएच ऊपर नहीं होता है। इसीलिए टाइम टू टाइम एवरी 10 डेज आपको मछली का सैंपलिंग करना है और देखना पड़ेगा क्या डालना है, सब देखना पड़ेगा। वाटर पैरामीटर चेक करना पड़ेगा, मछली का एवरेज बॉडी वेट चेक करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको फार्म रन करना पड़ेगा। डीओ ज़्यादा सर्दी का टाइम में होने की वजह से भी मछली का मोटिलिटी होता है, क्योंकि डीओ ज़्यादा होता है तो उसके साथ साथ रात में पीएच भी ज़्यादा हो जाता है और इसमें मछली का डाइजेशन प्रॉब्लम आ जाता है और मछली मुख खुल के पेट खुल के मोटिलिटी होता है। तो काफ़ी सारा पॉइंट्स हैं। मतलब देखिए, बायोफ्लॉक एक डिजीज पे कल्चर है, ये तो सही है, बट वाटर पैरामीटर अगर डिसबैलेंस हो जाएगा तो उसमें आपका ग्रोथ में बहुत इशू आएगा। और ये जो वियतनाम कोई है ये थोड़ा सा ब्रॉयलर जैसा होता है,
मतलब अपने अच्छे से वाटर पैरामीटर मेंटेन किया, अच्छे से खाना डाला, तो 3-4 महीने में हार्वेस्ट हो जाएगा। बट आपका महीना में 10 दिन अगर एमोनिया प्रॉब्लम से, तो 4 महीने में आप सोच के देखिए 40 डेज हो गया। डीओ का इशू मान लीजिए आपका महीने में 5 दिन हुआ, तो 4 महीने में देखो 20 दिन हो गया, तो 40 and 20 60 डेज हो गया। पीएच का इशू आपका देख लीजिए, महीना में अगर 1 दिन का भी होता है तब भी 4 दिन का 4 महीना में प्रॉब्लम हो गया, तो 64 डेज तो यही पे चला गया। और गिल में प्रॉब्लम आ गया, उसको रिकवर करने में अगर आपको 10 से 12 दिन लग गया, तो आपको देखिए 2.5 महीना से 3 महीने 2.5 महीना ऐसे ही चला गया। ये सब कैलकुलेशन हम लोग नहीं करते, हमको लगता है वाटर पैरामीटर सही है, सब कुछ सही है, बट हमको एवरी 10 डेज वाटर पैरामीटर चेक करना है, मछली का सैंपलिंग करना है, मछली का कील चेक करना है, मछली का स्केल चेक करना है। जो 9 पॉइंट्स में बताता रहता हूँ उसी सारे पॉइंट को आपको चेक करना है, ठीक है। कुछ सी प्रॉब्लम है फिशरी लेके, जैसे आपका बायोफ्लॉक लेके, सेमी बायोफ्लॉक लेके, ऑर्नामेंटल लेके, ब्रीडिंग फार्म लेके, केज कल्चर लेके, आरएस फार्म लेके, हमारा जो हेल्थ केयर नंबर है उसी नंबर पर संपर्क करें। और दूसरा बात है, देखिए सीट लेके बड़ा इशू हो रहा था, इसीलिए हमने एक नया सर्विस ओपन किया, गारंटेड सीट। तो गारंटेड सीट क्या होता है? गारंटेड सीट स्पेशली उसको हैंडलिंग किया जाता है और उसका प्राइस भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर उसमें आपका मोर्टेलिटी 10% से ऊपर आ जाता है तो वो टोटली रिप्लेसमेंट होता है। बट कुछ गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। गाइडलाइंस क्या है? जैसे मछली आपको मिल गया, उसके बाद उसको एक वीडियो बनाना पड़ेगा। मछली जब सैनिटेशन करना है तो हमारा गाइडलाइन से करना पड़ेगा, उसी हिसाब से उसी टाइम आपको एक वीडियो करना पड़ेगा। फिर मछली जब मोर्टेलिटी होगा उसका भी वीडियो करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 10,000 मछली मंगाने के बाद 4-5 हज़ार मछली मोर्टेलिटी होने से अच्छा है आप गारंटी सीट लीजिए। और गारंटी सीट लेने के लिए आप 9903765794 इस नंबर पर संपर्क करें, ठीक है। तो बाकी सबका कल्चर अच्छा ही चल रहा है। और एक बात, बायोफ्लॉक में अगर आपको सिंगी करना है, पत्ता करना है, गुलसा टेंगरा करना है, तो इसमें कुछ इशू नहीं है। बट जिसको बायोफ्लॉक में देसी मागुर करना है तो ऊपर से सनलाइट आने का जरूरत है। इसका 2 रीज़न है। नंबर 1, सनलाइट अगर नहीं आएगा तो मछली का कलर ना अच्छा नहीं आएगा। बट उसका कल्चर हो जाने के बाद फ्रेश वाटर में प्रोवोक्योर डालने से आपका कलर चेंज हो जाता है। बट इशू एक क्या है, इंडिया में अभी भी मार्केट में मैं देखा हाइब्रिड मागुर अवेलेबल है। इसका वजह से देसी मागुर और हाइब्रिड मागुर में फ़र्क समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कस्टमर के लिए। इसके लिए उसको सेल करने में भी दिक्कत आती है। इसलिए आप कोशिश कीजिए जिसका देसी मागुर का कल्चर होगा, ऊपर वाला जो ग्रीन मैट और वाइट प्लास्टिक से उसका सेट बनाइए। और आपका गर्मी का टाइम, बारिश का टाइम छोड़ के बाकी टाइम सेट ओपन रखिए, वो आपके लिए सही रहेगा। और सिंगी मागुर का जो कल्चर है वो कम से कम आप 1 साल का सर्कल पकड़ के चलिए, क्योंकि 6 महीने में 50 से 60 ग्राम तो हो जाएगा। उसी टाइम से आप सेल कीजिए तो 6 से 7 महीने के बाद आप अगर उसको हार्वेस्ट पूरा कर देते हो, उसी टाइम सीड परचेस करके उतना फ़ायदा नहीं होता है। पुराना सीड होता है, आप कैंपर से इशू आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपको मार्च-अप्रैल महीने में सीड स्टॉक किया, तो अप्रैल महीने में अगर सीड स्टॉक किया तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो आपने नवंबर महीने में हार्वेस्ट कर दिया, तो दिसंबर महीने में सीड परचेस कर लिया। तो सर्दी में आने के बाद सर्दी में बहुत सारा मोर्टेलिटी आपको हो सकता है। बट सर्दी का 2-3 महीना पहले अगर आपका सीड आ गया तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो इसीलिए एक हो सकता है आप एक सेमी बायोफ्लॉक यूनिट बनाएं, उसमें ऑल टाइम सीड स्टॉक रखें, उसमें एक ज़्यादा हो जाएगा तो बायोफ्लॉक टैंक में आएगा तो 3-4 महीने में हार्वेस्ट हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, आपने अगर मार्च महीना में सीड स्टॉक किया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त आप धीरे धीरे हार्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए और उसको लेके जाइए नेक्स्ट ईयर जो सीड आपको मिलेगा जिस टाइम में, उससे 15 दिन पहले इसको हार्वेस्ट कर लीजिए। तो क्या होगा, आपका जिस टाइम में आपका टारगेट था 300 kg, उसी टैंक से आपको 600, 700, 800 kg तक हार्वेस्ट हो सकता है। कैसे? जैसे मान लिया आपने 10,000 लीटर में आपका टारगेट है 300 kg,
मैं एकदम छोटा करके बता रहा हूँ। तो 300 kg जब आपका पूरा हो गया 50 ग्राम साइज का, आपने 50% सेल कर दीजिए, तो 150 kg आपने सेल कर दिया, ठीक है। तो बाकी जो मछली हो जब 100 ग्राम होगा फिर से 300 kg बन जाएगा, तो वहाँ से फिर आपने 50% सेल कर दीजिए, तो 150 kg फिर से सेल हो जाएगा। तो 150 300 kg हो गया। बाकी मछली को आप होल्ड कर दीजिए और धीरे धीरे आप उसको लास्ट टाइम में सेल कीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको 300 kg सेल हो जाएगा। तो 300 kg टारगेट हिसाब से 50 ग्राम हिसाब से आपने मछली छोड़िए और प्लस 30% एक्स्ट्रा छोड़िए, तो देखिएगा आपका 600 kg बहुत अच्छा से टारगेट अचीव हो जाएगा। जब एक टारगेट अचीव आपका हो गया तो नेक्स्ट ईयर आप मिनिमम टारगेट 400 kg कीजिए, तो आपको 800 kg टारगेट अचीव होगा। उसका नेक्स्ट ईयर आप 500 kg का करिए, तो आपको 1000 kg तक आपको टारगेट अचीव हो जाएगा। बस सिंगी में एक प्रॉब्लम है, एक मछली में अगर 3 मछली का कांटा लग गया तो मछली में मोर्टेलिटी होने का चांसेस ज़्यादा है। इसलिए हैंडलिंग टाइम, मतलब जब भी आपको मछली सेल करना है, जो भी करना है, एक छोटा नेट से मछली को पकड़िए और ज़्यादा नहीं, 1 किलो आधा किलो ऐसे हिसाब से पकड़िए। एक साथ 50 किलो 60 किलो नेट से मत पकड़िए, तो उसमें क्या होगा, आपको मछली में एक मछली का कांटा दूसरा मछली में लग जाएगा और मोर्टेलिटी होने का चांसेस भी ज़्यादा रहेगा। ओके फ्रेंड्स, आज यहाँ तक, नेक्स्ट मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वेस्ट बंगाल से क्वेश्चन जी।